हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु अभिनव में। बिहार शिक्षक के जितने भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 की साइंस को, और क्लास 7 की साइंस हमने पहले ही आपको पढ़ा दी है। वो हमारे चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं वीडियो को। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की साइंस, जो SCERT की है और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए एग्ज़ाम के तौर पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना अध्याय। इसका पहला है क्लास 6 की SCERT का पहला अध्याय है भोजन कहाँ से आता है। तो भोजन कहाँ से आता है देखते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है कि भोजन का मुख्य स्रोत पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे जो हैं भोजन के मुख्य स्रोत होते हैं। जैसे इसको खाद्य पदार्थ, पौधे का नाम और पौधे का भाग, इसमें कुछ डिवाइड है, इसको देखते हैं। जैसे खाद्य पदार्थ में एक साग आता है, आपने देखा होगा। जो साग किससे मिलता है? चना, सरसों, पालक और बथुआ, जितने भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनको हम साग कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है पौधे के किस भाग को खाया जाता है। साग क्या बोलते हैं? तना व पत्तियां। अगला है सलाद। सलाद खीरा, टमाटर, मूली, गाजर, इनसे हम सलाद इन सबको सलाद के तौर पे खाया जाता है। इनके कौन से भाग को खाया जाता है? फल व जड़ों को। गाजर जैसे जड़ है, मूली जड़ है, तो यह हो गया जड़। खीरा, टमाटर हमारा फल। अगला क्या है? तेल। तेल किससे प्राप्त होता है? मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, इन सब से तेल। इन सब के किस भाग से तेल प्राप्त होता है? तो वह है बीज। भाई तना और पत्तियां या जड़, फल, इनसे तो तेल नहीं मिलेगा, तेल मिलता है बीज से। अगला है टॉपिक, शहद कैसे बनता है। शहद कैसे बनता है? तो इसका है मधुमक्खियां फूलों से मकरंद, जिसे हम मीठा रस भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, मीठा रस या मकरंद भी इसे बोला जाता है। एकत्र कर अपने छत्ते में जमा करती हैं और अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बनाती हैं। ऐसे इसका प्रक्रिया पूछ सकता है कि शहद कैसे बनता है। तो पेट में जो एक एंजाइम की सहायता से मधुमक्खियां पचाकर शहद बनाती हैं। अगला है पॉइंट, मनुष्य और जो तिलचट्टा होता है वह सर्वाहारी होता है। तो ऐसे मनुष्य और तिलचट्टा सर्वाहारी होता है। अगला अध्याय हमारा दूसरा है, भोजन में क्या क्या आता है। देखते हैं भोजन में क्या क्या आता है। पहला पॉइंट है कि भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व। भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं उन्हें हम, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, ये सब भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व होते हैं। अगला पॉइंट है कि भोजन में हम मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति की जांच कर कार्बोहाइड्रेट की जांच करते हैं। भोजन में हम स्टार्च की उपस्थिति की पहले जांच करके फिर कार्बोहाइड्रेट की जांच करते हैं। और अगला है मंड यानी स्टार्च की जांच कैसे होती है। भोजन में आयोडीन का तनु घोल डालने पर भोजन का रंग नीला व काला हो जाता है। इससे मंड या स्टार्च की जांच की जाती है। अगला है प्रोटीन की जांच। प्रोटीन की जांच, परख नली में रखे हुए खाद्य पदार्थ के चूर्ण में 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कास्टिक सोडा डालने पर परख नली का जो पदार्थ होता है वो बैंगनी रंग का हो जाता है। इससे प्रोटीन की जांच हो जाती है। अगला है पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं।
कार्बोहाइड्रेट के स्रोत गेहूँ, मक्का, आलू, चावल, बाजरा, आम, शकरकंद, गन्ना आदि ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। वसा के स्रोत क्या हैं? सरसों तेल, मूंगफली, सोयाबीन तेल, ये हैं वसा के स्रोत। अगला है प्रोटीन के स्रोत क्या हैं? सोयाबीन, मटर, चना, मूंग, राजमा, पनीर, अंडा, मांस, दूध, मछली, ये प्रोटीन के स्रोत हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन में, यानी इसमें 42% प्रोटीन पाई जाती है। अगला है प्रोटीन व खनिज लवण। अगला पॉइंट हमारा क्या है? प्रोटीन व खनिज लवण शरीर वृद्धि तथा स्वस्थ रहने में सहायक होता है। प्रोटीन प्रश्न ऐसे बनता है कि शरीर की वृद्धि में सबसे सहायक क्या होता है? तो आप प्रोटीन याद रखिएगा। प्रोटीन व खनिज लवण जो होते हैं वो शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। अगला पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा हमें वसा से ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वसा तथा कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ऊर्जा देने वाले भोजन होते हैं। वसा तथा कार्बोहाइड्रेट से जो युक्त भोजन होता है उससे हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। विटामिन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रश्न इससे बनता है। विटामिन रोगों से शरीर की रक्षा करता है। तो ये याद रखिए कि विटामिन से शरीर की वृद्धि नहीं, रोगों से शरीर की रक्षा होती है। तो विटामिन ए किसमें के पाया जाता है? आम, गाजर, पपीता, मछली, दूध। विटामिन बी है गेहूँ, चावल। विटामिन सी है टमाटर, संतरा और मिर्ची, नींबू, अमरूद। याद रखिएगा, ये ऐसा प्रश्न जरूर बनता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है मिर्ची, टमाटर, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें तो विटामिन सी पाया जाता है। अब यहाँ पे एक अलग है मिर्ची भी, तो इसे ये याद रखिएगा, इसमें भी विटामिन सी पाया जाता है। अगला है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी कलेजी, अंडा, दूध, मक्खन और मछली में विटामिन डी पाया जाता है। अब किसकी कमी से कौन से रोग होते हैं वो देखते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। सी से स्कर्वी, बी से देखिए बी बेरी याद रखिएगा। सी से यानी स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का। और लौ यानी आयरन की कमी से अल्प रक्तता। आयोडीन की कमी से घेंगा। कैल्शियम की कमी से अस्थि और दंत क्षय। अगला है लौह युक्त सब्जियां यानी आयरन युक्त सब्जियां। तो लौह किसमें पाया जाता है? पालक में, मेथी में, केला में, गुड़ या आंवला में भी पाया जाता है आयरन। दूध से कैल्शियम प्राप्त होता है। मछली, अंडा से फास्फोरस एवं कैल्शियम प्राप्त होता है और नमक से सोडियम प्रोटीन प्राप्त होता है। अगला टॉपिक है वृक्षांश। क्या है? अन्न का चोकर और सब्जी का रेशा। स्रोत अंकुरित भोजन, ताजा फल, हरी सब्जियां और आलू। अगला है पॉइंट, कोई भी पोषक तत्व प्रधान नहीं। इसमें कोई भी पोषक तत्व प्रधान नहीं होता है। अगला है बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में सहायक होता है। जो भोजन नहीं पच पाता है, बिना पचे हुए भोजन को वो बाहर निकाल देता है। अगला है नोट है यहाँ पर एक
कि खाना पकाने पर गर्मी के कारण कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो वह विटामिन सी नष्ट हो जाता है। अगला पॉइंट है, कम भोजन या असंतुलित भोजन से मैरस्मस रोग या सूखा रोग होता है। अगला पॉइंट है कि भोजन में प्रोटीन की कमी से, जब भोजन अगर प्रोटीन युक्त नहीं होगा तो कौन सा रोग होगा, क्वाशियोरकोर, यानी इसको क्वाशरकोर भी बोलते हैं। तो ये क्वाशियोरकोर रोग होता है। सबसे ज़्यादा बच्चों में वृद्धि रुक जाती है और दूसरा है पेट फूल जाता है। इस रोग से बच्चों की जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। अगला है कि दूषित जल पीने से अतिसार हो जाता है। अतिसार किसके कारण होता है, दूषित जल पीने से। अगला है पॉइंट हमारा चैप्टर 2 का लास्ट पॉइंट है, बासी खाना में खटास किसके कारण हो जाती है। आपने देखा होगा खाना, अगर आजकल तो गर्मी का मौसम चल रहा है, अगर उसको फ्रिज में ना रखें तो वो खट्टा हो जाता है। तो किसके कारण खट्टा हो जाता है, उसमें खमीर या किण्वन के कारण हो जाता है, वह फिर वो खाने युक्त नहीं रहता। अगला अध्याय तीसरा है, तंतु से वस्त्र तक। इसका पहला पॉइंट है, पेड़ पौधे प्लस जंतु क्या से तंतु यानी धागों की पतली लरी बनती, फिर उससे बनता है धागा और फिर धागे से बनता है कपड़ा। तो यह है कपड़ा बनने का प्रोसेस। पेड़ पौधे प्लस जंतु इज इक्वल तंतु, फिर उसके बाद धागा, धागे से कपड़ा। प्राकृतिक तंतु क्या है, सूती, रेशमी, जूट, ऊनी के तंतु से बने होते हैं जिन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। सूत क्या है, सूत क्या है, कपास से बनता है सूत। रेशम क्या है, जूट रेशम के कीट से बनता है। जो जूट है वो रेशम के कीट से बनता है। ऊन किससे प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होता है भेड़ और बकरी से प्राप्त होता है। तंतु क्या है, तंतु केले के पत्ते और बांस से प्राप्त होता है। अगला है मानव निर्मित तंतु कौन कौन से होते हैं। मानव निर्मित तंतु देखते हैं, पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक, ये है मानव निर्मित तंतु। ये तीनों हैं मानव निर्मित तंतु। रुई, अगला है रुई, कपास के तंतु से बनती है रुई। कपास के जो फूल होते हैं उससे, कपास के फूल से कपास के तंतु बनते हैं और रुई बनती है, और रुई कपास के तंतु से ही बनती है। अगला है कपास उगाने हेतु। देखिए, सबसे पहली बात तो जो भी SCERT बुक में दिया हुआ है उससे हमने अलग कुछ नहीं लिखा, जैसा जो है वही लिखा है। ये नहीं कि हमने अपने मन से कुछ अलग या यूजलेस सी जानकारी ऐड करी, ऐसा नहीं है। कुछ लाइनें हमें डिक्टो लिखनी पड़ी ताकि वैसे ही प्रश्न बनते हैं। अगर किसी भी स्टेट या एग्ज़ाम होता है तो वो अपने स्टेट से ही प्रश्न पूछता है। तो जैसे कपास उगाने हेतु जलवायु गर्म होनी और मिट्टी काली, तो ऐसे प्रश्न बनता है कि कपास कौन सी जलवायु में, तो गर्म जलवायु में कपास होता है और मिट्टी होती है काली, तो कपास काली मिट्टी में उगाई जाती है। जूट क्या है, जूट देखते हैं, पटसन के पौधे के तने से प्राप्त, पटसन जो पटसन के पौधे के तने से प्राप्त होता है जूट। पटसन की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। अगला है पटसन उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, देखते हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। पटसन बिहार में उत्पादन, अब पटसन का बिहार में उत्पादन कहाँ कहाँ है, कटिहार में है, मधेपुरा में, सहरसा में,
सुपौल में, दरभंगा और खगड़िया में। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट है कि रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। अब ये पॉइंट्स आप ध्यान से पढ़िएगा, जितने भी 5 पॉइंट्स हैं। कताई के लिए तकली का उपयोग होता है, कताई के लिए चरखा का उपयोग होता है। अगला है बड़े पैमानों पर कताई मशीनों द्वारा की जाती है। कताई के बाद धागों से कपड़ा बनता है। तो ये यहाँ पे पूछ सकता है कि रेशों से धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कताई कहते हैं। अगला है धागा बनाने की कौन सी विधियाँ होती हैं? तो धागा बनाने की 2 विधियाँ होती हैं। पहली है बुनाई, दूसरी है बंधाई। बंधाई मतलब बांधना। अगला यहाँ पे दिया है रुई से बिनौले यानी बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। आपने देखा होगा रुई में एक छोटे छोटे वाइट से बिनौले उसे बोलते बीज होते हैं, उसको हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ओटना बोलते हैं। अगला अध्याय है 4 विभिन्न प्रकार के पदार्थ। विभिन्न प्रकार के पदार्थ, जिन पदार्थों पर रेगमाल से रगड़कर देखने पर अगर वह चमकती है तो वह प्रायः माना जाता है कि वह धातु होगी। एग्जाम्पल लोहा, तांबा और एल्युमिनियम, ये धातु है। अगला है संतृप्त विलयन। अब यहाँ से ध्यान से थोड़ा देखिएगा आप। पानी की निश्चित मात्रा में किसी पदार्थ की अधिकतम कितनी मात्रा घुलती है उसे पदार्थ की विलयता कहते हैं और इस घोल को संतृप्त विलयन कहते हैं। अगला है कि गर्म करने पर किसी विलयन की पदार्थ की क्षमता बढ़ जाती है। जब गर्म करते हैं तो कोई भी विलयन होता है उसकी क्षमता बढ़ जाती है। अगला है पॉइंट, कुछ गैस जल में घुलनशील परंतु गर्म करने पर गैस की घुलनशीलता घट जाती है। एग्जाम्पल जल गर्म करने पर जल में ऑक्सीजन की मात्रा घटती है। अगला है पारभासी। क्या है पारभासी? वह पदार्थ जिससे होकर वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा नहीं जाता वह पारभासी होता है। अगला अध्याय हमारा 5 है पृथक्करण। पहला पॉइंट इसका है 2 या 2 से अधिक मिले पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया पृथक्करण कहलाती है। अलग करने की प्रक्रिया पृथक्करण कहलाती है। अगला है क्रोमैटोग्राफी। क्या है क्रोमैटोग्राफी? अलग अलग पदार्थों को पहचानने की यह एक बहुत उपयोगी विधि होती है। उपयोग तब किया जाता है जब मिश्रण की मात्रा बहुत कम हो या उपयोग पेड़ पौधों में पाई जाने वाली दवा को अलग करने में, फूलों के रंग को जानने में या किसी चीज की मिलावट जानने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला पदार्थों को अलग अलग करने की क्रिया कौन सी है? वाष्पीकरण या चुनना या छानना। इससे पदार्थों को अलग अलग किया जाता है। अगला अध्याय है चैप्टर 6 पदार्थ में परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। पहला पॉइंट है रासायनिक परिवर्तन। अगर किसी वस्तु में परिवर्तन होने पर पुनः अपनी स्थिति में वापस ना आए तो वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देखते हैं। दूध से दही बनना, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। जब दही बन जाता है तो दही से दोबारा दूध नहीं बनेगा। अगला है दूध से पनीर बनना। तीसरा पॉइंट है कली से फूल बनना। चौथा है मोमबत्ती से जलना या पिघलना। अब इनमें से कोई भी अगर ये
ले लेता है अपना रूप तो दोबारा अपने पुनः में रूप में नहीं जाता है। दूध से दही बन गया तो दही से दूध नहीं बनेगा, कली से फूल बन गई तो फूल से दोबारा कली नहीं बनेगी। तो इससे दोबारा परिवर्तन नहीं हो सकता वस्तु का। अगला है भौतिक परिवर्तन। क्या है भौतिक परिवर्तन, देखते हैं। अगर किसी वस्तु में परिवर्तन होने पर पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाए, देखिए उसमें वापस नहीं आ रहा था, इसमें वापस आ जाए तो वह क्या है, भौतिक परिवर्तन। वह था रासायनिक परिवर्तन, ये है भौतिक परिवर्तन। एग्जाम्पल क्या है, गर्म पानी को ठंडा करना। दूसरा एग्जाम्पल जल से बर्फ बनना। तीसरा है बर्फ का पिघलना। अब देखिए गर्म पानी को ठंडा कर देंगे, हो जाएगा, फिर ठंडे पानी को हम दोबारा गर्म कर सकते हैं। अब जल से बर्फ बनेगी, फिर बर्फ पिघलेगी तो फिर वो जल बनेगा। तो इससे उसका भौतिक परिवर्तन जो होगा और वह अपनी स्थिति में पुनः वापस आ जाता है। अगला है कपूर और नौसादर को गर्म करने पर। कपूर और नौसादर को गर्म करने पर ठोस से गैस अवस्था में चला जाता है। कपूर आपने देखा होगा ठोस रूप में होता है, सफ़ेद सफ़ेद सा, उसे गर्म करने पर वह गैस की अवस्था ले लेता है, यानी वो उड़ जाता है। अगला अध्याय है 7, पेड़ पौधों की दुनिया। पहला इसका टॉपिक है शाक झाड़ी वृक्ष में अंतर। शाक क्या है, पौधों का तना हरा और कोमल, सामान्यतः कम ऊंचाइयों पर होता है। झाड़ी क्या है, झाड़ी होती है जिन पौधों में शाखाएं तने के आधार से अधिक संख्या में निकलती है। शाखाएं तने के आधार से अधिक संख्या में जो निकलती है उसे झाड़ी कहते हैं। तना सख्त, पतला और काष्ठीय होता है। वृक्ष क्या है, वृक्ष क्या है, तना सख्त, भूरी छाल वाला, मोटा, या शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। तो यह अंतर है शाक, झाड़ी और वृक्ष में। आई होप ये समझ गए होंगे आप। अगला पॉइंट है एकल पत्ती और जोड़ीदार जमावट। क्या है एकल पत्ती, एकल पत्ती क्या है, किसी पौधे की डाली पर एक जगह से एक ही पत्ती निकलती है, ऐसी पत्ती को एकल पत्ती कहते हैं। और जोड़ीदार जमावट क्या है, किसी पौधे की पत्तियां जोड़ी में एक दूसरे के विपरीत दिशा में निकलती हैं, ऐसी जमावट को जोड़ीदार जमावट कहलाती है। अगला टॉपिक है जड़। जड़ दो प्रकार की होती हैं, पहली मूसला जड़, दूसरा झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़। मूसला जड़ क्या है, जिस जड़ में एक मुख्य जड़ उनमें से कई सहायक जड़ें निकलती हों उसे मूसला जड़ कहते हैं। और झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ें होती हैं जिन जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, सभी जड़ें एक ही स्थान से निकलती हैं, उसे हम झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। अगला पॉइंट है जड़ के कार्य। अगला पॉइंट है जड़ के कार्य। पौधे को मिट्टी में खड़ा करने में मदद करती है। दूसरा पॉइंट मिट्टी की कटाव को रोकती है। तीसरा है जल और खनिज लवण को अवशोषित करती है। अगला है तने के कार्य, पौधे को आकृति प्रदान करना। और दूसरा है जल, खनिज, लवण, भोजन का संवहन करना। अगला पॉइंट है वाष्पोत्सर्जन। जल की बूंदें पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकलती हैं। जो जल की बूंदें होती पत्तियों से, आपने देखा होगा उसके ऊपर, आपने सुबह सुबह मोस्टली देखा होगा पत्तियों पर पानी सा रहता है, तो वह जल वाष्प के रूप में निकलती हैं। यह क्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। अब देखते हैं थोड़ा पत्तियों के बारे में। पहला है मध्य सिरा। पत्तियों के मध्य एक मोटा सिरा होता है। आपने देखा होगा पत्तियां इस प्रकार में, ज़्यादातर इसी शेप में पत्तियां होती हैं, उसमें एक ये लाइन होती है,
ये एक मोटी सी होती है थोड़ी सी, इसे हम पत्ती का मध्य सिरा बोलते हैं। अगला है सिरा विन्यास। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइनों को सिरा विन्यास कहते हैं। अगला पॉइंट है जालिका सिरा विन्यास। जालिका सिरा विन्यास क्या है? सिरा द्वारा बनाया गया जो डिजाइन यदि मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा हो उसे जालिका सिरा विन्यास कहते हैं। जड़ इसकी मूसला होती है। जालिका सिरा विन्यास देखिए, ये हो गया पत्ती का मध्य सिरा, ठीक है, और ये जो दोनों तरफ इसके डिजाइन होती है, एक ये एक ये, इसे ही हम जालिका सिरा विन्यास कहते हैं। ये ज्यादातर पत्ता आम और पीपल के देखने में मिलती है। बीज द्विबीजी पत्री होते हैं। अगला है समांतर सिरा विन्यास। कुछ पत्तियों में यह सिराएं समांतर होती हैं, जैसे मक्का, धान का पत्ता, एक बीज पत्री या रेशेदार जड़ समांतर सिरा विन्यास होती हैं। बीज दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक बीज पत्री, दूसरा है द्विबीज पत्री। तो एक बीज पत्री जिस पौधे के बीज से एक बीज पत्र हो, पत्तियां समांतर सिरा विन्यास जैसी हो, बीज एक बीजी पत्री, जड़ रेशेदार हो, उन्हें एक बीजी पत्री कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है मक्का, धान और गेहूं। अगला पॉइंट है द्विबीज पत्री। जिस पौधे का बीज दो भागों में बट जाए, जैसे पत्तियां जालिका रूपी होती हैं, बीज द्विबीज और जड़ मूसला जड़ें होती हैं। जैसे एग्जाम्पल आम, सेम और चना। यहाँ पर एक नोट है कि जालिका सिरा विन्यास वाली पत्तियां जैसे धान, गेहूं, मक्का, और समांतर सिरा विन्यास वाली पत्तियां जैसे पीपल, आम, धनिया, तुलसी। ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला अध्याय है 8 फूलों से जान पहचान। चलिए फूलों से जान पहचान करते हैं। फूल के मुख्य 4 भाग होते हैं। फूलों के मुख्य कितने भाग होते हैं? 4। पहला अंकुड़ी, जिसे बाह्य दल कहते हैं। दूसरा पंखुड़ी, जिसे दल कहते हैं। तीसरा है पुंकेसर, जिसे फूल का नर भाग कहते हैं। और चौथा है स्त्री केसर, जिसे फूल का मादा भाग कहते हैं। पुमंग क्या है? पुंकेसर के समूह चक्र को पुमंग कहते हैं। तो और पुंकेसर क्या है? फूल का नर भाग। तो पुंकेसर के समूह चक्र को पुमंग कहते हैं। जायांग क्या है? जायांग होता है स्त्री केसर के समूह चक्र को, और स्त्री केसर फूल का मादा भाग होती है। पूर्ण फूल क्या है? पूर्ण फूल वह फूल जिसमें अंकुड़ी, पंखुड़ी और पुंकेसर या स्त्री केसर चारों उपलब्ध हो, उसे पूर्ण फूल कहते हैं। अपूर्ण फूल क्या है? कि जिस फूल में अंकुड़ी व पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर में से कोई एक अनुपस्थित हो, उसे हम अपूर्ण फूल कहते हैं। तो पूर्ण फूल के लिए यह चारों का होना बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी ऐसे भी प्रश्न बनेगा कि चारों दे देगा या चारों में किसी एक का दूसरा नाम हो जाएगा, तो देख के पढ़ के आप टिक लगाइएगा, ऐसे अगर प्रश्न बनते हैं तो। एक लिंगी फूल, अगला टॉपिक हमारा, अगला पॉइंट हमारा है एक लिंगी फूल। ऐसा अपूर्ण फूल जिसमें पुंकेसर या स्त्री केसर में से केवल एक ही अंग उपस्थित हो, उसे एक लिंगी फूल कहते हैं। और द्विलिंगी फूल क्या है? ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर व स्त्री केसर दोनों हो। देखिए इसे मैं याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ। एक लिंगी, भाई स्त्री और पुरुष क्या है? लिंग ही तो है, पुरुष और महिला, ठीक है। अब अगर दोनों हैं तो द्विलिंगी फूल हो गया, और दोनों में से कोई एक नहीं है, सिर्फ एक है, तो वह एक लिंगी हो गया। तो इससे हमारे ये दोनों टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। नर फूल क्या है देखते हैं। वैसा फूल जिसमें केवल पुंकेसर हो, उसमें स्त्री केसर नहीं हो, वह नर फूल कहलाता है,
ठीक है। मादा फूल क्या है? ऐसा फूल जिसमें केवल स्त्री केसर हो और पुंकेसर नहीं हो, उसको हम स्त्री के मादा फूल कहते हैं। अब अलिंगी फूल क्या है देखते हैं। अलिंगी फूल क्या है? वैसा फूल जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों ही नहीं होते हैं, उसे हम अलिंगी कहते हैं। आ से देखिए, अलिंगी, लिंगी और आ से मतलब नहीं, यानी दोनों में से कोई भी ना हो तो वह हमारा अलिंगी फूल हो जाएगा। यहाँ पे एक नोट है, सभी पूर्ण फूल द्विलिंगी होते हैं। ये एक नोट के तौर पे दोबारा रिवाइज है कि सभी जो पूर्ण फूल होते हैं उन्हें द्विलिंगी कहते हैं। अगला अध्याय है 9 नंबर, जंतुओं में गति। तो संधि अथवा जोड़ क्या है? शरीर का अंग जहाँ मुड़ते हैं उसे जोड़ कहते हैं। जहाँ जहाँ से हमारे शरीर के अंग मुड़ सकते हैं, हाथ के, पैर के या उंगलियों के, वो सब क्या है? जोड़। अस्थि और उपास्थि क्या है? मिलकर, अस्थि व उपास्थि जो मिलकर मानव कंकाल को बनाती हैं। अस्थि और उपास्थि को मिलाकर मानव कंकाल बनता है। संधि के प्रकार क्या है? पहला है कंधे की संधि, कंदुक खल्लिका संधि। दूसरा कोहनी की संधि और घुटने की संधि को कब्जा संधि या हिंज जॉइंट कहते हैं। तीसरा है धुराग्र संधि। धुराग्र संधि का गर्दन और सिर के जो जोड़ होता है उसे धुराग्र संधि कहते हैं। अगला है कंधों की हड्डियों को अंश अस्थि कहते हैं। जो कंधे की हड्डियां होती हैं उसे अंश अस्थि कहते हैं। अगला पॉइंट है टेंडन यानी कंदरा, हड्डी प्लस मांस, और लिगामेंट यानी स्नायु, हड्डी प्लस हड्डी। तो ये याद रखिएगा। अगला है अचल संधि, इनमूवेबल जॉइंट। शरीर में कुछ ऐसी अस्थियां होती हैं जो संधि द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। यह अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधि को अचल संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जबड़े और खोपड़ी के मध्य। कमर की हड्डी को क्या कहते हैं? कमर की हड्डी को श्रेणी अस्थि कहते हैं। याद रखिएगा, कमर की हड्डी को श्रेणी अस्थि। बॉक्स के समान होती है ये, औरतों में थोड़ी बड़ी होती है, पाई जाती है, और कटोरी नुमा होती है ये, और गर्भ में पल रहे बच्चे को स्थिर रखती है। कमर की जो हड्डी होती है तो कैसी होती है? कटोरी नुमा, औरतों में थोड़ी बड़ी पाई जाती है, बॉक्स के समान होती है, जो गर्भ में पल रहे बच्चे को स्थिर रखने में मदद करती है। अगला है उपास्थि। यह हड्डी की तरह कठोर ना होकर लचीली होती है। एग्जाम्पल, कान और नाक में उपास्थि होती है। देख सकते हैं आप, कान और अपने नाक को मोड़ के तो ये मुड़ जाती हैं, जिसमें थोड़ा सा लचीलापन पाया जाता है। केचुआ क्या है? किसान का मित्र। ये आप लिख लो कहीं पर, प्रश्न अगर ये ना मिले तो। किसान का मित्र केचुए को कहते हैं। पहला पॉइंट इसका, शरीर में कोई हड्डी नहीं होती। दूसरा पॉइंट, शरीर में पेशियां पाई जाती हैं। तीसरा है शरीर पर छोटे छोटे बाल जैसी आकृति, जिसे सूक कहते हैं। जो अगला है सूक पेशियों से जुड़ी होती है ये। अगला है सूक मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत करता है। अगला है केचुआ मिट्टी खाता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जिससे पौधों की जड़ों की पर्याप्त वायु और ऑक्सीजन मिलती रहती है। तो केचुआ मिट्टी को कैसा कर देता है? भुरभुरा, जिससे पौधों में पर्याप्त वायु और ऑक्सीजन मिलती रहती है। और अगला लास्ट पॉइंट केचुआ का, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। मिट्टी की जो उर्वरता को बढ़ाता है केचुआ। अगला है हमारा घोंगा। घोंगा क्या है? घोंगा का शरीर जिस कठोर चीज से ढका होता है उसे कवच कहते हैं। कवच घोंगे का बाह्य कंकाल होता है, कोई इसमें संधि नहीं होती। अगला पॉइंट इसका है, घोंगा पेशिया 5 की सहायता से चलता है।
तिलचट्टा क्या है? यह अंधेरे और नमी वाले स्थानों पर पाया जाता है। जैसे यह जमीन पर चलते हैं, हवा में उड़ते हैं, दीवार पर भी चढ़ते हैं और शरीर में 3 जोड़ी पैर, याद रखिए 3 जोड़ी पैर मतलब 6 पैर, और 2 जोड़ी पंख मतलब 4 पंख। एक जोड़ी में 2 होते हैं तो 3 जोड़ी पैर हो गए 6 पैर टोटल, और 2 जोड़ी पंख 4 पंख। अगला है इसका शरीर बाह्य कंकाल से ढका होता है। अब है पक्षी। पक्षी अस्थियां खोखली होती हैं पक्षियों की। अगला है कि अस्थियों के खोखले हिस्से को, अस्थियों खोखले हिस्से को वायु प्रकोष्ठ कहते हैं। अगला पॉइंट है वायु प्रकोष्ठ में हवा भरी होती है, शरीर हल्का होता है। नेक्स्ट है पक्षियों के अग्रपादस्थियां रूपांतरित होकर पंख बन जाती हैं, और वृक्ष की अस्थियां नाव के आकार की होती हैं। अगला पॉइंट है दृढ़ पेशियां हल्की हड्डियां उड़ने में मदद करती हैं। तो उड़ने में कौन सी पेशियां मदद करती हैं? दृढ़ पेशी और हल्की हड्डी। अगला अध्याय है 10 नंबर, सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव। पहला है केचुआ, त्वचा से सांस लेता है। केचुआ त्वचा से सांस लेता है। दूसरा मछली गिल्स से सांस लेती है। जल में घुली ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं गिल्स। मछलियों में गिल्स पाए जाते हैं जिसके द्वारा वो सांस लेती है, जिसे गलफड़े भी बोलते हैं हिंदी में। पत्तियां, पत्तियां क्या है? सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु ग्रहण करती है पत्तियां। छुई मुई लाजवंती, छुई का पेड़ आपने देखा होगा, उसे लाजवंती भी कहते हैं, कि पौधे को छूने से अचानक वह सुकड़ जाती है, इसीलिए उसे हम छुई मुई भी कहते हैं। उत्सर्जन क्या है? अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से निकलना उत्सर्जन कहलाता है। वृक्षों की सूखी पत्तियां छालों के नीचे जमा अपशिष्ट पदार्थ हैं। अगला है टॉपिक प्रजनन। पेड़ पौधे बीज द्वारा प्रजनन करते हैं। बीज द्वारा पेड़ पौधे प्रजनन करते हैं। कुछ पौधे कायिक भाग से नए पौधे को जन्म देते हैं, जैसे आलू। अगला है पॉइंट गुलाब, लीची, आम, ये कलम द्वारा उगाए जाते हैं। तो इनका लगती है कलम, ना कि बीज या पेड़ पौधे इसके, तो याद रखिएगा आम, लीची, गुलाब कलम द्वारा उगाए जाते हैं। अगला है सूर्यमुखी का फूल। सूर्यमुखी का फूल सूरज की ओर निकलता है। अगला पॉइंट मक्का या गेहूं की बोरी में हाथ डालने से गर्मी का अनुभव किस वजह से होता है? बीजों के श्वसन के कारण। उसमें बीज जो होते हैं वे श्वसन करते रहते हैं, जिसके कारण हमें गर्मी का अभाव होता है। आपने देखा होगा जब कभी चावल या गेहूं में हाथ डालोगे तो अंदर गर्म सा फील होगा, तो किस कारण होता है? बीजों के श्वसन के कारण। अगला अध्याय हमारा 11 है सजीवों में अनुकूलन। अनुकूलन क्या है? पृथ्वी पर असंख्य जीव जंतु एवं पौधे पाए जाते हैं जिनमें अपने परिवेश में रहने के लिए विशिष्ट संरचना होती है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। अगला है कि शंकुआकार पेड़ पर्वतीय इलाकों में होते हैं, जैसे सागवन, पाइन, विलो, देवदार। ये होते हैं शंकुआकार पेड़ जो पर्वतीय इलाकों में पाए जाते हैं। अगला है मछली का शरीर। धारा रेखीय होता है, सल्ग से ढका हुआ होता है, नौकावार होता है और शरीर के सल्ग सुरक्षा का कार्य करते हैं। तो मछली के सुरक्षा का कार्य कौन करता है? इसके शरीर के सल्ग। अगला है रेगिस्तानी पौधे। रेगिस्तानी पौधे जैसे नागफनी, बबूल और ग्वारपाठा, जिसे घृत कुमारी भी कहते हैं। मरुस्थल, मरुस्थल क्या है? तेज दिन में तेज गर्मी और रात में तेज ठंड, ये मरुस्थल में ऐसा होता है। रेगिस्तान क्या है? रेगिस्तान में जीव
तेज गर्मी के कारण बिल में चले जाते हैं। याक जानवर। याक जानवर त्वचा मोटी, बाल लंबे, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला है स्क्विड या ऑक्टोपस। इन समुद्री जीव का शरीर धारा रेखी नहीं होता है। देखिए, मछलियों का धारा रेखी होता है और ये स्क्विड ऑक्टोपस का धारा रेखी नहीं होता है। डॉल्फिन, व्हेल क्या है, गिल्स इसमें नहीं होते हैं। सिर पर स्थित एक नासा द्वार वात छिद्रों से सांस लेती है। तो वैसे मछलियों में गिल्स पाए जाते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि डॉल्फिन और व्हेल में गिल्स नहीं होते हैं। अगला है जलीय पौधा। जलीय पौधा लंबा तना और खोखला व हल्का होता है। अगला अध्याय है 12 नंबर का। 12वां अध्याय हमारा दूरी, मापन एवं गति। तो वर्तमान में मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली SI पद्धति का प्रयोग होता है। मात्रक SI इकाई क्या है? 7 मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक हैं, जैसे लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडला और पदार्थ का परिमाण मोल। ये सब मात्रक हैं, याद रखिएगा। अगला है समतल कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन। समतल कोण का रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन। अगला है 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। 1 गज में 3 फुट होते हैं और 1 फुट में 12 इंच होते हैं। ये कॉमन सी चीज़ है, ये पता होनी चाहिए आपको। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर और 1 गज में 3 फुट होते हैं, 1 फुट में 12 इंच होते हैं। अगला है गति के प्रकार। पहला है सरल रेखीय गति। एग्जाम्पल जैसे सीधी सड़क पर वाहन की गति, और दूसरा गिरते हुए पत्थर की गति। ये एक सरल रेखीय गति है। दूसरा है वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति व घूर्णन गति। वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करना वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे पंखे की पंखुड़ियों की गति, वह एक वृत्त के पथ पे गति करती हैं। और घड़ी की सुइयों की गति, यह भी एक वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती हैं। इन्हें यहाँ वृत्तीय गति कहते हैं। तीसरा है आवर्त गति। इस गति में वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है। जैसे झूले की गति। झूले को जब हम धक्का पीछे खींच के फिर आगे छोड़ते हैं तो वह दोबारा पीछे की ओर जाता है, तो इससे यह अपनी गति को दोहराता है। सेम उसी तरह लोलक की गति होती है और गिटार की डोरियों का कंपन भी आवर्त गति कहलाता है। यहाँ पर एक नोट है, फर्श पर लुढ़कती गेंद में सरल रेखी गति के साथ घूर्णन गति भी होती है। ये इम्पॉर्टेंट नोट है कि फर्श पर जो गेंद लुढ़कती है उसमें सरल गति, घूर्णन गति दोनों होती हैं। अगला अध्याय हमारा है 13वां, प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में बनता है। सूर्य, देखिए आपतित किरण, ये एक चमकीली सतह है जिसे दर्पण बोला गया है। यहाँ पे इससे सूर्य की किरणें जो आती हैं उसे आपतित किरणें, यानी सूर्य के प्रकाश से सतह पर जो आने वाली किरण होती है उसे आपतित किरण कह रहे हैं। और जो टकरा कर, भाई ये किरण यहाँ से आई, यहाँ दर्पण पे टकरा कर पुनः जो
वापस जा रही है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अगला अध्याय है 14 नंबर, बल्ब जलाओ जगमग जगमग। वेरी इंटरेस्टिंग। बल्ब जलाओ जगमग जगमग। सेल के 2 सिरा होते हैं, पहला धन सिरा, दूसरा ऋण सिरा। धन सिरे पे आपने सेल में देखा होगा एक प्लस का पॉइंट बना होता है और ऋण की तरफ एक माइनस का साइन बना होता है, जिसे ऋण सिरा कहते हैं। सुचालक, जिससे होकर धारा प्रवाहित हो उसे सुचालक, और कुचालक क्या है, जिससे होकर धारा प्रवाहित ना हो सके उसे कुचालक कहते हैं। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बल्ब का आविष्कार किया है थॉमस एडिसन ने। बल्ब की सबसे पहली खबर 1879 में दिसंबर माह में अमेरिकी अखबार में छपी थी कि बल्ब व कुंडली टंगस्टन की बनी होती है। बल्ब में आपने अंदर एक देखा होगा जो जिससे जलता है, कुंडली नुमा होती संरचना उसकी, वह टंगस्टन की बनी होती है। ये प्रश्न भी बन सकता है। अगला अध्याय है 15 नंबर, चुंबक। पहला पॉइंट है, मैग्नस नामक चरवाहा यूनान के क्रीट नामक द्वीप पर रहता था। अगला, मैग्नस के पास लॉडस्टोन नामक पत्थर यानी लौह चुंबकीय पत्थर था। देखिए, लौह चुंबकीय पत्थर को लॉडस्टोन नामक पत्थर के नाम से भी जानते हैं। अगला है, चुंबक को पटकने से उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, और चुंबक के जिन स्थानों पर लोहे का बुरादा सबसे अधिक चिपकता है वह चुंबक का ध्रुव कहलाता है। जिस पे सबसे ज्यादा लोहे का बुरादा चिपकता है वह चुंबक का ध्रुव कहलाता है। अगला पॉइंट है, चुंबक के समान ध्रुव के बीच आकर्षण और असमान ध्रुव के बीच विकर्षण होता है। देखिए, चुंबक में जो समान ध्रुवों के बीच में आकर्षण बल और असमान ध्रुवों के बीच में विकर्षण होता है। अगला पॉइंट है, स्वतंत्र रूप से लटकता हुआ चुंबक सदा एक ही दिशा में रहता है। क्यों? उत्तर दक्षिण दिशा जो दिखाता है। आंसर होगा उत्तर व दक्षिण दिशा दिखाता है। अगला है, चुंबक का सिर उत्तर की ओर रुकता व उत्तरी ध्रुव और चुंबक का सिर दक्षिण की ओर रुकता व दक्षिणी ध्रुव। देखिए, इन तीनों टॉपिक को पॉइंट्स को आप समझो। स्वतंत्र रूप से लटकता हुआ चुंबक, अगर स्वतंत्र रूप से चुंबक को हम लटका देते हैं तो सदा एक ही दिशा में रहेगा, वह है उत्तर दक्षिण दिशा दिखाता है। और चुंबक का सिर अगर उत्तर की ओर रुका है तो वह उत्तरी ध्रुव, और दक्षिण की तरफ रुका है तो दक्षिणी ध्रुव। दिक्सूचक यंत्र क्या है? देखिए, दिक्सूचक यंत्र दिशा पता लगाने हेतु दिक्सूचक यंत्र का उपयोग करते हैं। उपयोग समुद्री जहाज और हवाई जहाज में किया जाता है। अगला है पॉइंट, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा का 4/5वां हिस्सा होता है। अगला है पॉइंट, केचुए की सहायता से प्राप्त खाद्य वर्मी कंपोस्ट। जो केचुए की सहायता से प्राप्त खाद्य उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। कचरा निपटारा, अगला पॉइंट है कचरा निपटारा। इसमें एक 4R भी इसे इसमें बोलते हैं। 4R का क्या मतलब है? पहला रिफ्यूज, दूसरा R का मतलब है रिड्यूस, तीसरे R का मतलब है रीयूज और चौथे का मतलब है रिसाइकल। ये चारों एक सीक्वेंस में है, इसे हम आगे पीछे नहीं कर सकते। तो ये हमारे 4R हो गए, रिफ्यूज, रिड्यूस, फिर रीयूज, फिर रिसाइकल। अगला अध्याय है 16वां नंबर, जल। यह हमारा अगला और अंतिम अध्याय है। जल, पृथ्वी पर जल कितना है? 71% भाग पर, जिसमें खारा जल है 97.5%।
और स्वच्छ एवं मीठा जल जो पीने योग्य है वो है 2.5%। मानव और जीव जंतु के लिए मीठा जल 0.003%। स्वच्छ एवं मीठा जल 2.5 और मानव जीव जंतु के लिए 0.003%। संघनन क्या है? देखिए, जब वाष्प ठंडा होकर पुनः जल में बदलता है तो इसे संघनन कहते हैं। भूमिगत जल उपयोग पानी पीने के काम लाते हैं। देखिए यहाँ पर है जल चक्र। जल चक्र क्या है? ये है सूर्य, यहाँ दिया है वाष्प, पानी, वर्षा, बादल। देखिए ये है पानी, यहाँ पे पानी भरा है। अब क्या है कि ये सूर्य की गर्मी से वाष्प बनकर ऊपर जा रहा है, जो जाकर ऊपर बना रहा है बादल, और फिर बादल बनने के बाद वह जमीन पर वर्षा के रूप में बरस जाता है, जो फिर पानी बन जाता है। तो पहला पानी का वाष्प बनना, दूसरा वाष्प का बादल बनना, वह पानी का वाष्प बनना, वाष्प का बादल बनना, और फिर बादल का वर्षा के रूप में जमीन पर आना, ये जल चक्र कहलाता है। तो ये हमारा यहीं पर अध्याय 16वां समाप्त होता है। तो ये थी आज की क्लास 6 की साइंस SCERT, जो इसमें से सारी चैप्टर हैं, कोई भी चैप्टर छूटा हुआ नहीं है। जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते थे वो सब इसमें लिखे हुए हैं। तो आज की हमारी क्लास 6 की साइंस यहाँ पर ख़त्म होती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।